Hello everyone, myself डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा द्रव सल्फर डाइऑक्साइड। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था धातु अमोनिया विलयन तथा उनकी अभिक्रियाएं और साथ में जो द्रव अमोनिया के अंतर्गत केमिकल रिएक्शंस संपन्न कराई जाती थी उनमें से रिमेनिंग 2 टाइप्स की जो रिएक्शंस थी उनका भी डिस्कस किया था। आइए आज हम द्रव सल्फर डाइऑक्साइड और उसमें संपन्न कराई जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड है ये वाटर जैसा ही एक लिक्विड होता है और इसमें कई केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट कराया जा सकता है। इसका जो हिमांक होता है वो 197.5 केल्विन और जो क्वथनांक होता है वो 263 केल्विन होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि द्रव अवस्था काफ़ी लंबी होने के कारण यह एक सुविधाजनक सॉल्वेंट है। इसके डाइपोल मूवमेंट को देखते हैं। इसका डाइपोल मूवमेंट भी काफ़ी हाई होता है 1.61 डी और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप देखेंगे तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान भी पर्याप्त उच्च होने के कारण आप देखें 17.27 होने के कारण ये क्या करेगा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उच्च होने के कारण ये कई लवणों को अपने में सॉल्यूबल कर लेगा। इसकी अगर आप संरचना देखें तो दो जो अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर माना जाता है इसे SO2 को। तो आप देखें SO2 की जो अनुनादी संरचनाएं हैं उसमें आप इस प्रकार से इसकी अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं। सल्फर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और एक के साथ कैसा बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी अनुनादी संरचना में क्या होगा, जो पहले वाला ऑक्सीजन था वो तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा और दूसरे वाला ऑक्सीजन जो सल्फर के साथ पहली वाली स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ था वो डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड की अनुनादी संरचनाएं हैं। अगर आप इसके एक्सकरण विवर्तन को अध्ययन करें, स्टडी करें, तो वहां पर ये ज्ञात हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो वास्तविक आणविक संरचना है वो किस प्रकार से होंगी। तो इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में आप देखें इस डायग्राम के माध्यम से। ये देखिए, ये सल्फर ये इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। और इसको दूसरे वे में अगर आप देखें तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, सल्फर दोनों ऑक्सीजन के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड और एक एक पाई बॉन्ड। और इसकी एक और स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां पर होगा कि दोनों सल्फर, एक सल्फर और दोनों ऑक्सीजन, अगर आप पहले ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के मध्य का जो बॉन्ड एंगल है वो आपका 119.5 एंगस्ट्रॉम से हो रहा है और अगर सल्फर और ऑक्सीजन और इस सल्फर और इस ऑक्सीजन दोनों के बॉन्ड एंगल की बात करें तो दोनों का ही समान आ रहा है 1.43 एंगस्ट्रॉम। अब आप देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूल है उसमें जो सल्फर एटॉम है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है और वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करेगा। एटॉम्स, यह इलेक्ट्रॉन दाता परमाणुओं, ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है उनसे, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है तो जो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु हैं उनसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन के युग्म को ग्रहण करके और क्या करेगा, ये आणविक कॉम्प्लेक्स, आणविक संकुल बना लेगा। क्यों, क्योंकि जो सल्फर है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण वो डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अर्थात हम कहें कि सल्फर डाइऑक्साइड किसकी भांति व्यवहार करेगा, एक लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है और जल की भांति इसका भी स्वतः आयनीकरण होता है। आप देखेंगे किस प्रकार से आयनीकरण होगा इसका आयनीकरण अगर आप देखें तो इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। जैसे H2O है, जैसे H2O स्वतः ही आयनीकरण होता है ना,
ये आपका H2O प्लस H2O, इनका स्वतः आयनीकरण किस किस में हो जाएगा? एक तो हाइड्रोनियम बनेगा H3O प्लस, और दूसरा बन जाएगा इसके साथ OH माइनस, हाइड्रोक्साइल आयन। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड की देखें, क्योंकि यह भी जल की भांति स्वतः आयनीकरण होता है, तो देखिए SO2 प्लस SO2, और जब इसका स्वतः आयनीकरण होगा तो ये होगा SO2 प्लस, और साथ ही होगा SO3 2 माइनस। तो ये इस प्रकार से इसका स्वतः आयनीकरण हुआ, और स्वतः आयनीकरण होने के कारण क्या होगा कि ये सेम जल के जैसे ही आयनीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से जल में हाइड्रोनियम आयन मुक्त करने वाले अम्ल और OH आयन मुक्त करने वाले क्षार होते हैं, उसी प्रकार से आपने देखा सल्फर डाइऑक्साइड में थायोनिल आयन SO2 प्लस मुक्त करने वाले पदार्थ अम्ल, और सल्फाइट आयन SO3 2 माइनस मुक्त करने वाले पदार्थ किसकी भांति व्यवहार करेंगे? क्षार की भांति व्यवहार करेंगे। किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड में। और सल्फर परमाणु के पास वैकेंट d ऑर्बिटल उपलब्ध होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये क्या करेगा? कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाने का भी कैरेक्टर रखता है। अब आप देखिए सल्फर डाइऑक्साइड में पदार्थों की विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सबस्टेंसेज इन लिक्विड SO2। तो इसमें देखिए पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अकार्बनिक यौगिकों की विलेयता। अकार्बनिक लवणों में आयोडाइड लवण द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में सबसे अधिक सॉल्युबल होते हैं। ध्यान रखें, सबसे अधिक कौन होंगे? आयोडाइड लवण। दूसरे नंबर पे आएंगे आपके थायोसाइनेट लवण की विलेयता आएगी किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड में। और क्षार धातुओं के हैलाइडों की विलेयता का जो क्रम है वो इस प्रकार से होगा, सबसे पहले आयोडाइड की विलेयता होगी, फिर ब्रोमाइड की, फिर क्लोराइड की, और लास्ट में होगी फ्लोराइड की विलेयता। क्षार धातुओं के थायोसाइनेट, साइनाइड, सल्फाइड और एसीटेट भी विलयशील होते हैं, जबकि ये तो किनके हुए? क्षार धातुओं के। जबकि धात्विक सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में कैसे होंगे? अनसोल्यूबल होंगे, अविलेय होंगे। अब आप और देखें, अमोनियम, थैलियम और मर्क्यूरिक लवणों में भी अधिकांश लवण कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। इनके अतिरिक्त आप हेलोजन, अंतर हेलोजन, अन्य फास्फोरिल, थायोनिल, हैलाइड आदि भी SO2 में विलयशील होते हैं। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से भी कहते हैं कि यह कई अकार्बनिक यौगिकों का एक उत्तम अजलीय विलायक है। समझ गए ना? क्योंकि द्रव सल्फर डाइऑक्साइड है इसलिए यह कैसा हुआ? अजलीय है। और अकार्बनिक कंपाउंड्स के लिए तो ये एक सबसे अच्छा या उत्तम सॉल्वेंट माना जाता है। इसी प्रकार से कार्बनिक यौगिकों की सॉल्युबिलिटी के बारे में आप देखें कि जल की तुलना में इसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान है वो काफ़ी कम है। आप जल के लिए जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80 है, और जबकि द्रव सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ये वैल्यू है 17.27, तो काफ़ी कम है। द्रव SO2 में कई सहसंयोजी कार्बनिक यौगिक भी विलयशील होते हैं। और एल्केनों से अगर तुलना करें तो एल्केनों की तुलना में एल्कीनों में और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों की विलेयता अधिक होगी। ध्यान रखें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों की भी आप देखें कि जो फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन है, सल्फोनीकरण है, ब्रोमीनीकरण की अभिक्रियाओं को किसमें संपन्न कराया जा सकता है? द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में संपन्न करवाया जा सकता है। अब द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में विलयनों की चालकता के बारे में देखते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस इन लिक्विड SO2। तो देखिए द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में क्षार धातुओं के विलयन कैसे होते हैं? पर्याप्त चालक गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त अमोनियम, टेट्रामेथिल अमोनियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, थायोसाइनेट के विलयन भी पर्याप्त कंडक्टिविटी रखते हैं। इनके विपरीत अगर आप देखें तो जैसे मोनो, डाई और ट्राई एल्किल अमोनियम लवणों के जो विलयन है
वो आपके काफ़ी दुर्बल कंडक्टिविटी रखेंगे। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में किसी पदार्थ के विलयन की चालकता किसके साथ साथ बढ़ेगी? धनायन के आकार के साथ साथ बढ़ेगी। अब आप कुछ धनायनों और ऋणायनों की बढ़ती हुई विलेयता का क्रम देखिए। ये धनायन Na+, NH4+, पोटेशियम, लेड, इस प्रकार से इनकी विलेयता का बढ़ता हुआ क्रम है। और ऋणायन में आप देखिए सबसे अधिक विलेयता किसकी है? आयोडाइड की, उससे कम क्लोराइड की। इस प्रकार से इनकी विलेयता का ये ऑर्डर दिया हुआ है। कई सहसंयोजी यौगिक हैं जैसे Br2, I2। ये यौगिक द्रव SO2 में आयनिक यौगिकों की भांति व्यवहार करेंगे, और आयनिक यौगिकों की भांति व्यवहार करेंगे तो इनके विलयन कैसे होंगे? विद्युत का चालन करेंगे। अब त्रिप्रतिस्थापी हाइड्रोनियम लवण देखें, इनके उदाहरण है C2H5 का होल ट्रेस O, BF4। ये लवणों के द्रव अमोनिया में विलयन भी पर्याप्त उत्तम विद्युत चालक होते हैं। तो आपने देखा कि द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में जो पदार्थों की विलेयता है वो अकार्बनिक यौगिकों की विलेयता, कार्बनिक यौगिकों की विलेयता और द्रव SO2 में विलयनों की चालकता के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं द्रव SO2 में संपन्न कराई जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो द्रव या लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कंप्लीट कराई जा सकती है? तो उसमें पहला जो टाइप है वो है आपका विनिमय अथवा अवक्षेपण अभिक्रियाएं। इसमें क्या होगा कि द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का अध्ययन किया वो सर्वप्रथम किया था जेंडर द्वारा किया गया था, और उन्होंने विभिन्न पदार्थ की विलेयता के अंतर के आधार पर, विलेयता के डिफरेंस के आधार पर द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में कई प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कराया। और उसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। BaI2 ZnCnS का होल 2s, और ये द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में इस प्रकार से ये रिएक्शंस कंप्लीट हुई, और ये इसका बेरियम CnS का होल 2s, ये इसका प्रेसिपिटेशन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से एंटीमनी के साथ देख लीजिए। और भी विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं हैं AlCl3 की, PbF2 की, ये भी द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में संपन्न कराई जा सकने वाली अभिक्रियाएं। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं का उपयोग करते हुए थायोनिल क्लोराइड से कई अन्य थायोनिल व्युत्पन्न भी बनाए जा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर Ki के साथ थायोनिल क्लोराइड, KBr के साथ थायोनिल क्लोराइड, और इसके साथ ही AgCH3COO के साथ भी थायोनिल क्लोराइड को रिएक्शन को अगर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कराएंगे तो इस प्रकार के अवक्षेप प्राप्त होंगे। AgCl के Cl अमोनियम क्लोराइड के रूप में प्रेसिपिटेशन प्राप्त होंगे, और साथ में बनेंगे आपके थायोनिल एसीटेट, थायोनिल आयोडाइड, थायोनिल ब्रोमाइड। दूसरे टाइप की रिएक्शन है जो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में संपन्न कराई जा सकती है, वो है आपकी एसिड बेस रिएक्शन, और हम उसे कहें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। सल्फर डाइऑक्साइड, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो व्यवहार है वो जल की भांति स्वतः आयनीकरण होने वाला व्यवहार है। आप देखें कि SO2 और SO2 की रिएक्शन हुई, स्वतः आयनीकरण हुआ, तो एक तो बना SO2+ और दूसरा बना SO3 2-। अब आप देखें जो SO2+ है, अर्थात विलायक धनायन मुक्त करने वाले पदार्थ, जो SO2+ विलायक धनायन मुक्त करने वाले पदार्थ द्रव SO2 में किसकी भांति व्यवहार करेंगे? अम्लों की भांति व्यवहार करेंगे। और SO3 2- अर्थात विलायक ऋणायन मुक्त करने वाले पदार्थ SO2 में क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से द्रव SO2 में थायोनिल लवण SOX2 अम्लीय और सल्फाइट लवण M2SO3 क्षारीय व्यवहार दर्शाते हैं। अब आगे देखिए कि द्रव SO2 में एक अम्ल थायोनिल लवण और एक क्षार सल्फाइट लवण का परस्पर संयुक्त होकर लवण तथा विलायक अणु बनाना क्या कहलाएगा? आपका उदासीनीकरण कहलाएगा। देखिए ये तो आपका अम्ल है SOX2 और ये आपका क्षार है M2SO3, और इन दोनों की जो रिएक्शन से आपके प्रोडक्ट बनेंगे उसमें एक लवण बनेगा और एक विलायक बनेगा।
तो ये रिएक्शन आपकी कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि थायोनिल आयन और सल्फाइड आयनों का परस्पर संयुक्त होकर उदासीन विलायक अणु बनाने की क्रिया ही उदासीनीकरण कहलाती है। इसको इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। देखिए, विलायक धनायन और विलायक ऋणायन, इन दोनों की रिएक्शन से जो विलायक अणु बनेगा वही उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाएगी। जिस प्रकार से जलीय विलयनों में उदासीनीकरण होता है, ये देखिए हाइड्रोनियम धनायन के रूप में विलायक है और हाइड्रोक्सिल आयन ऋणायन विलायक के रूप में है। दोनों रिएक्शन करके और क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और यह सॉल्वेंट होगा। और द्रव SO2 में संपन्न कराई जाने वाली अभिक्रियाओं को आप इस प्रकार से भी शो कर सकते हो। अम्ल क्षार क्या दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, लवण और विलायक। ये देखिए SOCl2 CH2SO3, इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों के माध्यम से ये आपका लवण और विलायक बन रहे हैं। ये तो आपका विलायक है SO2 और ये आपके लवण है। इन अभिक्रियाओं के अगर आप कंडक्टिमेट्रिक अनुमापन किए जा सकते हैं और इनसे जो वक्र प्राप्त होगा, ग्राफ प्राप्त होगा, वो बिल्कुल वैसे ही प्राप्त होते हैं जैसे अम्लीय माध्यम में अम्ल क्षार कंडक्टिमेट्री या चालकता मिति अनुमापन के लिए प्राप्त होते हैं। तो ये आपने द्रव अमोनिया में संपन्न हो सकने वाली दो टाइप की अभिक्रियाओं के बारे में आज अध्ययन कर लिया है। ये पहली थी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरी थी एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसके रिमेनिंग पार्ट और रिमेनिंग रिएक्शंस का हम कल अध्ययन करेंगे।